सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो वन लाइनर की सीरीज़ है पॉलिटी की, उसमें चैप्टर 18 और 19 को कवर करेंगे। आई होप अब तक हमने जितने चैप्टर्स को कवर किया है वो आपको क्लियर हुए होंगे। यदि उनमें कोई भी आपको डाउट है तो आप यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप इनकी ये जो हमारे PDF है इसको लेना चाहते हो, इसकी हार्ड कॉपी को लेना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग जो हमारी वेबसाइट है सिविल सर्विसेज विद नीलेश उसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो हम चैप्टर 18 को शुरू करते हैं जो प्रेसिडेंट के बारे में है, ठीक है। विच इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है, राष्ट्रपतीय सरकार जो होती है उसका बेसिक फीचर क्या होता है। यहाँ पे अध्यक्षीय सरकार नहीं होगा, राष्ट्रपति प्रणाली सरकार होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। विच इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, सिंगल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, संसदीय सरकार है। तो जहाँ पे संसदीय सरकार होती है वहाँ दो चीज़ होती हैं, इनका हमने पहले भी जिक्र किया है, फिर से कर लेते हैं। एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ देश से है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो होता है PM, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो PM होता है इसको हम कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, और जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके साथ में ही जो PM होता है उसको हम कहते हैं डी फैक्टो, और जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम कहते हैं डी ज्यूरे, ठीक है। तो अब जो हमें चीज़ समझनी है वो ये है कि डी फैक्टो, डी ज्यूरे, रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो सरकार को हेड कर रहा है और जो देश को हेड कर रहा है वो अलग अलग लोग नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ पे वही व्यक्ति जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, जिसको हम वहाँ पे प्रेसिडेंट कह देते हैं, उसी के पास में रियल पावर्स होती हैं। ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है जो हमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं द मेन फीचर्स ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आर द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात करेंगे तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होगा, वो प्रेसिडेंट होगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। देखो भारत में क्या होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो कौन है, PM है। तो PM के हाथ में ये शक्ति होती है कि किसको वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखता है, यानी कि PM तय करता है पोर्टफोलियो, है ना। और यदि जो PM है यानी या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यदि ये बहुमत खो देते हैं, इफ दे हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, तब क्या होता है, लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो वहां पे प्रेसिडेंट जो होता है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है।
ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। एक राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होंगी वो किसके अंदर निहित होंगी? वेस्टेड मतलब निहित होंगी राष्ट्रपति के अंदर। सिंपल है, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हम क्या कह रहे हैं, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है यानी संघ कार्यकारिणी का जो नेतृत्व है उसको कौन हेड करता है? राष्ट्रपति हेड करता है। बिल्कुल ठीक बात है ये, कोई भी लिमिटेशन नहीं है राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर। यह स्टेटमेंट तो अपने आप में एक्सट्रीम है। इसका मतलब तो ये हो गया कि राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो कानून है वो मतलब कि हमारे देश में शक्तियां जो हैं या कानून जो है वो संविधान तय करता है। संविधान ने लोगों की शक्तियों को तय किया है। सुप्रीम संविधान है, प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह भी सकते हैं ना, वैसे भी हमको पता है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी होता है। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 61 के तहत होता है ना, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट जो है। और फिर हमें ये भी पता है कि उसका इम्पीचमेंट जो होता है उसका आधार क्या होता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो सकता है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत, यदि उसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है राष्ट्रपति की पावर के ऊपर, ठीक है। हाउ इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? बाई इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। यानी कि आम जनता हमारे यहाँ वोट नहीं डालती, लेकिन राष्ट्रपति इलेक्शंस के जरिए चुना जाता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, सिंस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज इलेक्टेड देयरफॉर वी आर रिपब्लिक। इसी वजह से 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए थे तब हम डोमिनियन थे। हम कह सकते हैं दैट वी गेट द फ्रीडम, बट एट दैट टाइम वी वर नॉट रिपब्लिक। हम रिपब्लिक नहीं थे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने ऑफिस को अज्यूम करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था? नीलम संजीवन रेड्डी, ठीक है। तो इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंस वी आर डूइंग अ वन लाइनर सीरीज तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आप लोग इसको पढ़ सकते हो कि क्या सिचुएशन थी और नीलम संजीवन रेड्डी कैसे देश के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। यह कथन सही नहीं है कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है तो चलो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देते हैं। अब देखो, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि जो विधानसभा होती है वो। अब हम मान लेते हैं कि किसी राज्य की जो विधानसभा है वो सस्पेंडेड है, ठीक है। तब तो ये एक आधार बन जाएगा कि देखो उस राज्य में विधानसभा सस्पेंडेड है तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं है, निर्वाचक मंडल जो है वो अधूरा है, तो इस वजह से अब हम राष्ट्रपति के चुनाव नहीं करवा सकते। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, बिकॉज भारत एक बहुत बड़ा राज्य है एंड वी हैव लॉट ऑफ स्टेट्स। तो यह संभव नहीं हो सकता कि भाई हमेशा सारे राज्यों में स्टेबिलिटी बनी ही हुई हो। ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी राज्य में थोड़ी सी अस्थिरता की स्थिति हो जिसके कारण इलेक्टोरल कॉलेज ठीक से कंप्लीट ना हो पाए, और अगर हम उस सिचुएशन पे चलने लग गए तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें लॉजिक से सोचना होगा कि ऐसा क्यों किया गया है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज फॉर द नॉमिनेशन ऑफ अ पर्सन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मिनिमम 50 नीडर्स टू बी प्रपोजर्स एंड फर्दर 50 इलेक्टर्स नीड टू बी सेकेंडर्स ऑफ द नॉमिनेशन पेपर। अब इसमें हम पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो प्रपोजर का काम करेंगे, यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्तावक के लिए आवश्यक निर्वाचकों की न्यूनतम संख्या है। तो उसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नामांकन के लिए कि मतलब वो नॉमिनेशन कर पाए अपना कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, न्यूनतम 50 निर्वाचकों को प्रस्तावक होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो 50 जो निर्वाचक हैं, निर्वाचक मतलब जो इलेक्टर्स हैं, जो लोग वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, वो उसके नाम को प्रपोज करेंगे, यानी उसका प्रस्ताव रखेंगे कि हम चाहते हैं
कि ये व्यक्ति चुनाव लड़े। देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो लोकसभा के लोग जो हैं वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। तो लोकसभा के लोग जो वोट डालने वाले हैं वो कितने हैं, 543 हैं, ठीक। इसी तरीके से विधानसभा के लोग भी वोट डालेंगे। अब यूपी की जो विधानसभा है उसमें कितने लोग हैं, 400 के आसपास हैं। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे के सारे लोग हैं, मैं होलिस्टिक इलेक्टोरल कॉलेज आपको नहीं बता रहा, सिर्फ एक उदाहरण के लिए है, केवल हम मान लेते हैं, मान लो इतने ही लोग हैं, यानी ये कितने हो गए, 943 लोग हो गए। हालांकि अगर हम देखेंगे तो वो कई हजारों में ऊपर पहुंच जाएगी संख्या, लेकिन अगर हम सिर्फ 943 लोग भी ले रहे हैं और इनमें से आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 50 लोग ऐसे होने चाहिए। मतलब जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें से 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम को प्रपोज करें कि हम ये चाहते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। अगर आप 50 लोगों को भी नहीं जुटा पा रहे हो, जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति बनो, तो आप राष्ट्रपति चुनाव लड़के क्या करोगे, वो तो एक वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। इसी तरीके से 50 इलेक्टर्स ऐसे भी होने चाहिए जो सेकेंडर्स हो नॉमिनेशन पेपर में, यानी कि वो सेकेंडर का मतलब होता है समर्थन करें, यानी कि एटलीस्ट 100 लोगों का, 100 लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए, तब आप क्या कर पाओगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो पाओगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लोग प्रपोजर्स होंगे वही लोग सेकेंडर्स नहीं होंगे, यानी कि जो प्रस्तावक हैं और जो समर्थक हैं इनको अलग अलग लोग होना चाहिए, ठीक है। इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन elected member of parliament equals the total value of votes of all elected MLAs divided by the total number of elected MPs। क्या कह रहे हैं कि एक जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इंडिया में, उसमें क्या होता है, तो एक निर्वाचित संसद, यानी कि जो एक चुना हुआ सांसद है, ठीक है, निर्वाचित संसद सदस्य के वोट का मूल्य सभी निर्वाचित विधायकों के वोट के कुल मूल्य को कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित करने के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि वोट ऑफ 1 MP इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम, सभी निर्वाचित विधायकों के वोट के कुल मूल्य को, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs, ठीक है। तो उससे एक MP की वोट की वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखो, अब आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार विधानसभा के लोगों को होता है, ठीक है। विधान परिषद जो है उसको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से जो चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट का इंडिया में, वो एलिजिबल नहीं होगा वोट करने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यदि वो मेंबर होगा विधान परिषद का, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। यदि वो विधान परिषद यानी कि राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, उच्च सदन का मतलब क्या हो गया, विधान परिषद, ठीक है, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यदि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य है तब उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो सीएम वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि सीएम MLA है या MLC है, ठीक है। अगर सीएम MLA होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, विधानसभा का सदस्य होगा यानी विधायक होगा, तो वोट डाल सकता है। लेकिन यदि वह सीएम जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद का सदस्य है, तो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। विच इज़ नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ अ प्रेसिडेंट। उसका एजुकेटेड होना, शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको कम से कम 35 साल की जो अपनी उम्र है उसको पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 57 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है ये एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब कि एक व्यक्ति दोबारा से भी राष्ट्रपति की पोस्ट पे चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है।
इफ देर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में जाता है। हालांकि क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली जो लोकसभा के इलेक्शंस भी होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं, वो हाई कोर्ट में जाते हैं। तो इस वजह से कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होंगे तब उसका मैटर कहाँ जाएगा, तो आपको याद रखना है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। विच प्रेसिडेंट वॉज अपीयर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वीवी गिरी थे। ठीक है, टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। जो प्रेसिडेंट है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाई पार्लियामेंट। ठीक है, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि राष्ट्रपति के ऊपर हमको महाअभियोग चलाना है तो उसके लिए कम से कम 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो जब हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं तब हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, इसी वजह से राज्य की विधानसभाओं का भी पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करते हैं तब उस टाइम पर हम यह जरूरी नहीं समझते कि भाई विधानसभाएं भी इन्वॉल्व हों राज्य की किसमें, राष्ट्रपति के ऊपर जब महाअभियोग चलाया जा रहा है उसको हटाने के लिए। ठीक है, द वेकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन 6 मंथ। सिंपल है। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज। ठीक है, तो कितने लंबे समय तक जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है, जब राष्ट्रपति जो है उसकी या तो मृत्यु हो गई हो, या उसने इस्तीफा दे दिया हो, या उसको सस्पेंड कर दिया गया हो। ठीक है, मतलब उसको रिमूव कर दिया गया हो, तो 6 महीने तक वो हो सकता है। इन केस द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, तब हु विल ऑक्यूपाई दैट पोस्ट, तब जो उपराष्ट्रपति होता है वो उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की एक साथ मौत हो गई, तो उस टाइम पर कौन हमारे देश में राष्ट्रपति के पद को संभालता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो गया, रिक्त हो गया, और हमारे देश में उपराष्ट्रपति है ही नहीं, तब उस टाइम का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा या कार्यकारी राष्ट्रपति जो होता है वो कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, प्रेसिडेंट। ये हमने बात करी थी, हेड ऑफ द स्टेट होता है एक, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। असर्शन है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यानी कि कार्यकारी शक्तियां हैं हमारी यूनियन की, यानी कि हमारे संघ की, वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ एज 21 ईयर्स, मेंबर्स ऑफ पंचायत। ठीक है, यदि आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए। यदि आपको एमएलए बनना है तब आपकी 25 साल की आयु होनी चाहिए। यदि आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है तब आपकी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और यदि आप देश का राष्ट्रपति बनना चाहते हो तब आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर्स डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। सिंपल है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। सिंपल। The constitutional authority vested with the power of declaring castes and tribes as scheduled castes and scheduled tribes is the president of India। ठीक है, तो जो संवैधानिक अथॉरिटी है कि किस पर्टिकुलर जाति को या किस पर्टिकुलर ट्राइब को हम शेड्यूल्ड ट्राइब मानेंगे या शेड्यूल्ड कास्ट मानेंगे, यह किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो क्या प्रेसिडेंट की ये क्या कहते हैं उसको हम, डिस्क्रिशनरी पावर होती है? नहीं। तो प्रेसिडेंट किस पे काम करता है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। ठीक है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाई प्रेसिडेंट। भाई एक जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए किसकी, लोकसभा की और राज्यसभा की। उसको समन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब ये जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अभी पॉज करो, इसको सर्च करो और अभी कमेंट कर दो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। The President of India addresses the Parliament under both houses of Parliament assembled together. Article 87.
ठीक है, ये आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन लेते हैं वो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकता है पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए बाउंड्री को किसी भी स्टेट की व्यूज को देखते हुए ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। फिर इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, यह भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकता है पार्लियामेंट को कि हम क्या चाहते हैं, बाउंड्री को चेंज करना चाहते हैं किसी राज्य की, और उसके लिए वो कंसर्न लेजिस्लेचर से उसकी ओपिनियन भी पूछ सकता है, एक निर्धारित समय सीमा में पूछ सकता है, लेकिन उसके द्वारा ली गई ओपिनियन, उस राज्य के द्वारा दी गई ओपिनियन को मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर ऑफ वीटो इज रिलेटेड टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केवल एक बार हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया गया है, और वो किया गया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में, यानी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। इसको आप लोग रट लो, याद कर लो। अब कौन से राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विदहोल्ड हिज असेंट टू एनी बिल पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो विदहोल्ड कर सकता है? ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल नंबर 111 के तहत। ठीक, तो इसमें अब आपका काम क्या हो जाता है कि आपको अलग अलग प्रकार की वीटोज को पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि एक तो होता है पॉकेट वीटो, जो हमारे देश के जो पॉकेट वीटो है वो बड़ा वीक है। ठीक है, हमारे देश में पॉकेट वीटो का जनरली प्रयोग नहीं किया जाता। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं विदहोल्ड इज असेंट टू एनी बिल, विदहोल्ड इज असेंट का मतलब क्या होता है? उस बिल को नल एंड वॉइड कर देना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एब्सोल्यूट वीटो की बात हो रही है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिटर्न द बिल विद ऑब्जेक्शंस एंड टू विदहोल्ड द बिल आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो की, तो एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति की क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, ऑन विच मैटर्स इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असेंट टू बिल्स। किसी बिल के ऊपर उसको अपनी जब स्वीकृति देनी होती है, तब उसके ऊपर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि जो सस्पेंसिव वीटो है उसके तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, रीथिंकिंग के लिए भेज सकता है। तो इसमें थोड़ी ना वो उन मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह लेगा। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक बिल को प्रपोज किया, जो एमपीज हैं उन्होंने उस बिल को पास कर दिया, मतलब उस बिल पे सहमति जता दी। ठीक है, मेजॉरिटी के साथ में, कह लेते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। प्रेसिडेंट के पास में वो बिल गया असेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट ने क्या कहा? रिकंसिडर करो। तो अब ये जो रिकंसिडर करने को कहा है प्रेसिडेंट ने एमपीज को, तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्यों कहेंगे कि रिकंसिडर करो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थोड़ी ना सलाह देंगे प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन की, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो चाहते ही थे कि ये बिल एक्ट बन जाए। ठीक है, तो इस वजह से इस मामले में प्रेसिडेंट के पास में क्या होता है? डिस्क्रिशन होता है, उसका खुद का विवेकाधिकार होता है, अपनी बुद्धि से वो फैसला लेता है, अपने खुद के विवेक से। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स व्हेन इट वाज सेंट बैक टू हिम बाय द यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। ठीक है, तो जैसे ही ऑर्डिनेंस की बात आती है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए आर्टिकल 123 की बात हो रही है। ऑर्डिनेंस है और प्रेसिडेंट है। अगर ऑर्डिनेंस के साथ में गवर्नर होगा, तब कौन सा आर्टिकल आएगा? 213। ठीक है, एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट
मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन वॉट टाइम फ्रेम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ इट्स सेशन। तो जब भी सत्र चालू होगा संसद का, तो उस ऑर्डिनेंस को 6 हफ्तों के अंदर अंदर कहाँ रखना होगा, संसद के सामने रखना होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, सॉरी चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं हम इसको, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे आपको, सॉरी कुछ ही यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है। सभी यूनियन टेरिटरीज में तो चीफ मिनिस्टर होता ही नहीं है। तो इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल क्या है, बहुत फेमस हुआ था जब केजरीवाल जी पीएम बने थे, सॉरी केजरीवाल जी सीएम बने थे, तो उस टाइम पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था, उनको अपॉइंट किया था। ठीक है। हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नर ऑफ स्टेट। विच इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 143। ये आर्टिकल जरूर याद रखो आप लोग। इसके तहत जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एडवाइस लेने जाता कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। आपको क्या लगता है राष्ट्रपति स्वयं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, नहीं। ठीक है। तो कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The Constitution authorizes the President to make provisions for the discharge of duties of governor in extraordinary circumstances under Article 160. Simple है। Indian Constitution does not empower the President of India with the right of appointment of Chief Minister in states. ठीक है। तो किसी राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही एम्पावर नहीं करता प्रेसिडेंट को यह तय करने का। ठीक है। According to the Constitution, which is literally not a power of the President of India to send messages to the houses of Parliament. ठीक है। संसद के सदनों को संदेश भेजना यह उसका काम नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का ये अधिकार नहीं है। उसके लिए एक दूसरा प्रोसेस होता है। ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, उसका अंग होता है। अ बिल पास्ड बाय 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु शेल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये काम करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन इज अ जुडिशियल पावर। तो हमारे राष्ट्रपति के पास में कुछ जुडिशियल पावर भी होती हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है पार्डन करने की, यानी कि क्षमादान देने की, वह उसकी न्यायिक शक्ति कहलाती है। द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन डज नॉट इंक्लूड डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। तो उसमें जो डिटेंशन होता है, हिरासत, या जो प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, वो उसमें नहीं आते मामले। द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर इज रिलेटेड टू पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय कोर्ट्स, नॉट प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं ना प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की, तो उसके लिए जो आर्टिकल होता है वो आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 72। ठीक है। और इसके साथ में ही मीन्स के लिए एक केस है, अमिताभ चौहान केस। इस केस को भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हो कि अमिताभ चौहान केस ने क्या कहा था जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट होती है उसके ऊपर। ठीक है। विच टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाइटुलर एंड डी ज्यूरे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डी ज्यूरे और डी फैक्टो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो डी फैक्टो जो है उसके पास में रियल पावर होती है, और डी ज्यूरे के पास में जो पावर्स होती हैं वो रियल नहीं होती है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, वो है आर्टिकल नंबर 310। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल ठीक बात है कि यह
ड्यूटी है या कर्तव्य है राष्ट्रपति का कि वो क्या करे, संसद के समक्ष इन चीज़ों को प्रस्तुत करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। वो क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो सिफारिशें हैं उनको लेके आना। रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बिल्कुल ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये भी ठीक है। विच इज़ ठीक है, तो ये सारे के सारे ही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव का क्या मीनिंग होता है, संवैधानिक विशेषाधिकार। तो इनमें से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है राष्ट्रपति का, रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रपति के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव में नहीं आती, जैसे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, यानी कि दोनों हाउसेज में वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया गया है, तो अगर कोई बिल दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जा रहा है तो आप क्या नहीं कर सकते, उस बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा रिटर्न नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट को उस पर एसेंट देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक फाइनेंशियल बिल है तो उसको भी वो क्या नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट क्या भाषण देगा संसद में, उसको कौन प्रिपेयर करता है, सेंट्रल कैबिनेट उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है। अ बिल पास्ड बाय टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम द लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरा है वो पहले का एक्सप्लेनेशन भी है, बिकॉज लगा के देख लेना है कि हम किस आधार पे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, क्योंकि जब तक वो सहमति अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है किसी विधेयक को, किसी बिल को, तब तक वह बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द करेक्ट स्टेटमेंट इज सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि भाई जो सुप्रीम कमांड है यानी कि जो सर्वोच्च कमान है हमारे रक्षा बलों की, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। द प्रेसिडेंट्स पावर एज कमांडर इन चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यह स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम बिहार, हमें पता है पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से आते थे। हु वॉज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, वी गिरी, आप याद कर लो, ठीक है। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव टर्म्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनानिमसली किसको चुना गया था, नीलम संजीवन रेड्डी को। पहले भी हमारी बात हुई थी जब मैंने कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है इनका, नीलम संजीवन रेड्डी का, कभी भी टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे देख सकते हो। करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद कब राष्ट्रपति बने थे, 74 से 77। नीलम संजीवन रेड्डी बने थे 77 से 82, ठीक है। जाकिर हुसैन कब बने थे, वी गिरी कब बने थे, ठीक है। विच प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नीलम संजीवन रेड्डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया था, नीलम संजीवन रेड्डी ने ही किया था। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज फिलोसफर किंग और द फिलोसफर रूलर, तो बहुत सरल है इसका आंसर, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे भी मनाया जाता है हमारा, है ना। तो ये जो है इनको फिलोसफर किंग कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, और इनकी जो दर्शन की किताबें थी वो भारत के साथ साथ में बाहर भी बड़ी पॉपुलर हुई। तो विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वी गिरी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु ऑल्सो एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज जस्टिस M हिदायतुल्लाह, ठीक है। हु रिसीव द फर्स्ट भारत रत्न, ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही मिला था। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि अगर राष्ट्रपति अपने शासनकाल में हैं तो कोई भी मुकदमा इनिशिएट भी नहीं किया जा सकता उसके खिलाफ में। प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत हो गया, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर्स ऑफ मिसेस प्रतिभा पाटिल एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 12th थी वो, ठीक है। अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज एसेंट। हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ जोग्राफिकल एरिया शेड्यूल्ड एरिया, प्रेसिडेंट। शेड्यूल्ड एरिया कौन से शेड्यूल के तहत होता है,
5th शेड्यूल के तहत होता है। ट्राइबल एरिया कौन से शेड्यूल में आता है? 6th शेड्यूल में आता है, ठीक है। और जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है वो किस में आते हैं? वो भी ट्राइबल एरिया यानी कि 6th शेड्यूल में आते हैं, जिसको हमने AMTM पीछे की क्लासेस में पढ़ा भी था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्शंस। ये प्रेसिडेंट की क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। और यहाँ पे जब वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शंस के साथ में वापस भेज रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो एक तरीके से सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कर रहा है। टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर फॉर सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एडवाइस, सिंपल है। टू से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन ऑन एनी एडवाइस, ये भी सिंपल है। व्हाट इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, यानी कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन। दिस डिक्टम अप्लाइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी। मतलब वो नेशन को रिप्रेजेंट तो करता है लेकिन उसको लीड नहीं करता है। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ठीक है। यह कहावत संवैधानिक गरिमा पर लागू होती है राष्ट्रपति की। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 788, ठीक है। तो 2022 के लिए भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788 हैं। सिंपल था ये भी। इसका हमने पढ़ा भी था कि 543 जो सदस्य हो जाएंगे वो तो कौन हो जाएंगे? लोकसभा के हो जाएंगे, ठीक है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो वाइस प्रेसिडेंट की हो रही है, ठीक है, तो उस बात का आप ख्याल रखना। द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, मतलब कि व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ बिहार? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति भवन को किसने डिज़ाइन किया था? एडवर्ड लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। इसी वजह से आप सुनते भी होंगे कई बार एक वर्ड चलता है दिल्ली के लिए, लुटियंस दिल्ली, ठीक है। वो इसलिए चलता है क्योंकि एडविन लुटियन ही वो व्यक्ति था जिसने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन बनाया था। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, सभी सदस्य दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के, मिलकर तय करते हैं कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद में है वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है वह अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट, सिंपल है। हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? थ्रू इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। If Vice President of India has to discharge the duties of President of India in his absence due to some reasons, then are true for such duration? In this duration, Vice President holds the post of Chairman of Council of State. ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन चुका है? हमको पता है जब वो वाइस प्रेसिडेंट होता है तब वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है, यानी कि चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया है, जब वो प्रेसिडेंट बन गया है, तब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को फुलफिल करेगा। और प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में राज्यसभा का चेयरमैन बनना तो दूर दूर तक नहीं आता। तो इस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन दिस ड्यूरेशन द वाइस प्रेसिडेंट विल गेट इमोल्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ना स्टेटमेंट 1 ये वाला होगा, स्टेटमेंट 2 ये होगा और ये वाला स्टेटमेंट 3 होगा। तो इस ड्यूरेशन में वाइस प्रेसिडेंट विल गेट द इमोल्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक बात है कि उसको जो वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति की ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहा है। इफ़ इन दिस ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे चीफ जस्टिस होगा, ये मुख्य न्यायाधीश जो है भारत का, वो परफॉर्म करेगा ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इज द सेकेंड हाइएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू हिज ऑफिस, discharges the functions of the president during his her absence, act as the president if the president resigns or is removed or dies। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट ठीक हैं ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वॉइड यानी कि शून्य घोषित कर दिया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे भी पहला स्टेटमेंट ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। देखो, एक व्यक्ति है, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। अब वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, मान लेते हैं हम 1 जनवरी 2025 से लेके 25 जून 2025 तक के लिए क्या है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून को क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये व्यक्ति जो है वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा और इसके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर को वॉइड कर दिया। तो 1 जून 2025 से 25 जून 2025 तक, 1 जनवरी 2025 से 25 जून तक उसने जो भी कार्य किए होंगे वो क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। The acts done by him as vice president on the day of such declaration are not considered valid। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दो ही स्टेटमेंट थे इसमें, पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो राज्यसभा जो होती है उसके द्वारा, काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है, एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है और उसको हटा दिया जाता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट, सिंपल है। द डिग्निटरीज हु बिकेम वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर हैविंग हेल्ड डिप्लोमेटिक पोस्ट ऑफ एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स, वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड वीवी गिरी, ठीक है। हु वॉज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें मतलब ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि शंकर दयाल और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये जो हैं उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला है, ठीक है। फिर द सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसारी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 12th। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक है, इसको आपको याद रखना होगा। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ये क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल थी जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है इसको याद करने में, लेकिन क्योंकि हमने स्टेट पीसीएस को कवर किया है और स्टेट पीसीएस में कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इनको 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करें। आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं ताकि बार बार सुनने से भी आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।